नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। इस बीच आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि पुतिन किम की मुलाकात और दुनिया पर कैसे खौफ के बादल मंडरा रहे हैं। भीषण जंग के बीच 4 दिन बाद वो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ। यूक्रेन में ऐसी तैयारी है कि पुतिन के होश उड़ाने के लिए काफी है। यूक्रेन की तैयारी से साफ है कि महाविध्वंस का काउंटडाउन चालू हो चुका है। आखिर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ क्या तैयारी की है, इस बुलेटिन में आपको आगे बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि पुतिन और किम की मुलाकात की खबर से कैसे दुनिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कुर्स्क में न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को यूक्रेनी ड्रोन अटैक से बचाने के लिए रूस ने क्या तैयारी की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बुलेटिन में वॉर जोन की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जंग में यूक्रेन कुछ बड़ा करने वाला है। जी हां, यूक्रेन आर पार की जंगी तैयारी की तैयारी चल रही है। यूक्रेन कुछ बड़ा करने वाला है। यूक्रेनी सेना कर रही है महायुद्धाभ्यास। कीव में 4 दिनों तक मेगा वॉर एक्सरसाइज चलेगी और 4 दिनों बाद हो सकता है बड़ा हमला। रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेनी टास। रशियन न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन में जंगी तैयारी चल रही है और इस युद्धाभ्यास के जरिए ताकत दिखाई जा रही है यूक्रेन की तरफ से। महायुद्धाभ्यास है ये यूक्रेनी सेना का। तो आखिर करना क्या चाहता है यूक्रेन? जंग के 1.5 साल बाद यूक्रेनी सेना कहां हमला करने की तैयारी कर रही है? इस बार होने वाले हमले में कौन से हथियारों का इस्तेमाल होने जा रहा है? उसके निशाने पर डोनेट्स्क में जमी रूसी सेना है, क्रीमिया है और रूस के बड़े शहर भी हैं। तो अब की बार आर पार की लड़ाई, यूक्रेन करेगा बड़ा प्रहार। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी में कीव में मेगा वॉर ड्रिल 4 दिनों तक गुप्त रहेगी और महायुद्धाभ्यास आर पार की जंगी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ड्रिल का वीडियो और तस्वीरें लेने पर रोक है। रशियन न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेनी टास्क है। 4 दिनों बाद हो सकता है बड़ा हमला भी, ये टास्क का कहना है। रूस पर हमले तेज कर सकता है यूक्रेन, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तो सर्दियों से पहले रूस और यूक्रेन रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिससे विंटर में दुश्मन के हमले से बचा जा सके। जबकि यूक्रेन एक कदम आगे जाकर ठीक वैसे ही रणनीति पर काम कर रहा है जैसे रूस ने बनाई है। अब यूक्रेन उसी तरह के हथियार का इस्तेमाल करेगा और जैसे हथियारों से रूस अटैक अब तक करता आ रहा है। सर्दियों में यूक्रेन की युद्ध नीति रूस के हमलों पर पड़ेगी भारी। विंटर में यूक्रेन ने प्लान बदला रूस पर, रूस जैसा होगा हमला। और इसके लिए यूक्रेन ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। यानी यूक्रेन ने तय कर लिया है कि वो सर्दियों में सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि मजबूती के साथ लड़ेगा। यूक्रेन की सर्दियों में युद्ध नीति कैसी होगी, ये समझिए। ज्यादातर हमले ड्रोन के जरिए किए जाएंगे, फाइटर जेट्स के जरिए बम बरसाए जाएंगे, रूस के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा, रूस के मिलिट्री बेस पर अटैक किया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला करने की कोशिश करता रहेगा। हमले में सैनिकों का इस्तेमाल कम से कम होगा, यानी ड्रोन और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा।
और इसके लिए रक्षा मंत्री रुस्तम ने ज्यादा से ज्यादा ड्रोन प्रोडक्शन का आदेश दे दिया है। रूस क्लोन इंजीनियरिंग के जरिए ईरान जैसे कामिकाज़े ड्रोन बना रहा है। अभी 3 तरह के ड्रोन उसने रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए हैं जो काफी कारगर साबित हुए हैं। इसके अलावा 20 अलग अलग तरह के कामिकाज़े ड्रोन का प्रोडक्शन करने जा रहा है, जिसके लिए नेटो $100 बिलियन की सैन्य मदद करने जा रहा है। ड्रोन के अलावा यूक्रेन एयर डिफेंस को मजबूत करेगा, जिससे रूस की एयर स्ट्राइक से इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ठिकानों को बचाया जा सके। क्योंकि रूस पिछली सर्दियों की तरह इस दफा भी यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा, खासतौर से एनर्जी सेक्टर पर हमला करेगा। इसकी शुरुआत रूस ने कर भी दी है। यूक्रेन के ओडेसा में ऑयल डिपो पर बड़ा हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इतना ही नहीं, क्रेमलिन की तरफ से ड्रोन और बीएमपी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। रूस जानता है सर्दियों में बर्फ की वजह से सैनिक जंग नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए ड्रोन अटैक करके यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाहता है। इस बार रूस की प्लानिंग है कि वो आसमान से उसके ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचाएं और जमीन से बीएमपी यानी इन्फेंट्री व्हीकल यूक्रेन के शहरों में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दें। इसके लिए BMP-3 का प्रोडक्शन किया जा रहा है। BMC खास तौर से विंटर में अटैक के लिए काफी खतरनाक वेपन सिस्टम है, जो पावरफुल 100 mm के गन से लैस है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, साथ ही बर्फ पर तेजी से चलने में कोई परेशानी नहीं होती। BMP-3 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर चल सकता है और पानी में करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है। यानी अगर यूक्रेन रूस के तरीके से सर्दियों में पलटवार करने की प्लानिंग में है तो रूस एकदम आगे जाकर यूक्रेन में तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त वॉरजोन से एक और बड़ी खबर मिल रही है। रोमानिया पर हमले के बाद बहुत बड़ा खतरा है। रूस और नेटो में सीधी टक्कर का खतरा है। किसी भी वक्त शुरू हो सकती है रूस नेटो में जंग। तो एक कदम और तय है वर्ल्ड वॉर। 15 नवंबर 2022 की वो तारीख जब पोलैंड बॉर्डर पर मिसाइल से अटैक किया गया। फिर 2 अगस्त 2023 की वो तारीख ओडेसा के पास रूसी हमले में रोमानिया का शिप तबाह किया गया। 2 सितंबर 2023 बेलारूस की सीमा में घुसा पोलैंड का हेलीकॉप्टर। फिर 4 सितंबर 2023 रोमानिया पर रूस के ड्रोन अटैक का दावा किया गया और रूस से सटे लातविया और लिथुआनिया पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सवाल ज्यादा उठ रहे हैं और रूस और नेटो में जंग छिड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। नेटो के सदस्य देश रोमानिया की सीमा में रूस के नए हमले से अब सीधे नेटो के साथ पुतिन की भिड़ंत हो सकती है। रोमानिया की धरती पर दूसरी बार रूसी ड्रोन से हमला हुआ है। पहले तो रोमानिया ने अपनी जमीन पर रूसी हमले की बात को इनकार कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि रोमानिया पर रूस के हमले के पुख्ता सबूत मिले हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नेटो के दरवाजे पर रूस के बारूदी विस्फोट से जंग एटमी रण में बदल सकती है। तो क्या नेटो पर रूस का ताजा हमला ग्लोबल परमाणु गदर के आगाज का संकेत है? रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के ताजा हमलों ने समंदर में एटमी युद्ध के दरवाजे खोल दिए। ब्लैक सी में जंग का सबसे खौफनाक फेज शुरू हो गया है। काले समंदर में परमाणु विध्वंस की शुरुआत हो गई है। यूक्रेन ने हमले करके रूस की सेना को नुकसान पहुंचाया तो रूस ने यूक्रेन को तबाह कर देने वाले हमले शुरू कर दिए।
यूक्रेन के हमलों के प्रतिशोध में रूस ने एक बार फिर ओडेसा के इस्माइल और रेनी पोर्ट पर जबरदस्त बमबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी पोर्ट शहर ओडेसा में रूस ने जबरदस्त ड्रोन हमले किए। रूस ने ईरानी फाइटर ड्रोन शाहेद से यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर आग बरसाई। दावे के मुताबिक रूस का शाहेद ड्रोन नेटो देश रोमानिया की सरहद में गिरा। यूक्रेन ने दावा किया कि ओडेसा पर हमले के दौरान रूसी फाइटर ड्रोन रोमानिया में गिरा, लेकिन अपनी सीमा में रूसी ड्रोन गिरने से रोमानिया ने इनकार किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ओडेसा पर रूस ने 20 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसके एयर डिफेंस ने ओडेसा में 17 रूसी ड्रोन को मार गिराया। दावा यह भी किया गया कि नेप्रोपेट्रोविस्क में भी 2 ड्रोन गिराए गए। रोमानिया बॉर्डर यानी नेटो के दरवाजे पर बारूदी विस्फोट से ब्लैक सी में युद्ध ने नई शक्ल ले ली है। पूरे 1 साल बाद रूस ने ओडेसा प्रांत के इजमाइल पोर्ट पर भीषण ड्रोन अटैक किया है। ओडेसा का इस्माइल पोर्ट रोमानिया बॉर्डर से सटा हुआ है। ऐसे में रूस के नए ड्रोन हमलों को लेकर माना जा रहा है कि रूस ने सीधे नेटो को इन हमलों की चेतावनी दी है। यूक्रेन के ओडेसा में रूस के हमले पिछले 2 दिन से लगातार जारी है। रविवार को भी रूस ने 25 ड्रोन से ओडेसा में भीषण बारूद बरसाए थे। इसके बाद सोमवार को ईरानी शाहेद ड्रोन से रूसी हमलों को माना जा रहा है कि ये ब्लैक सी में पुतिन के एटमी जंग का आगाज है। ओडेसा में इस्माइल के डेन्यूब पोर्ट पर रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ। ओडेसा के डेन्यूब पोर्ट पर यूक्रेन के गोदाम और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को हमले में रूस ने तबाह कर दिया। डेन्यूब पोर्ट पर कृषि उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन का आरोप है कि रूस खाद्य संकट लाने के लिए उसके बंदरगाहों पर अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया है कि पुतिन ब्लैक सी में उसके जहाजों की आवाजाही रोककर बड़ा संकट खड़ा करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समंदर से रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ब्लैक सी एटमी जंग का एपी सेंटर बनने जा रहा है। ब्लैक सी के अलावा भूमध्य सागर और अजोब सी में भी रूस की बड़ी तैनाती है। ब्लैक सी में रूस ने 8 नए वॉरशिप तैनात किए हैं। भूमध्य सागर में भी रूस ने 8 नए वॉरशिप तैनात किए हैं। अजोब सी में भी रूस का क्रूज मिसाइल कैरियर तैनात है। समंदर में 24 कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ 2 रूसी वॉरशिप तैनात हैं। ब्लैक सी में यूक्रेन के साथ साथ नेटो से भी रूस का टकराव बढ़ता जा रहा है। ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन की लैंडिंग फोर्स को ले जाते वक्त अमेरिकी बोट पर हमला किया। अमेरिकी बोट केप तारखान कूट की ओर जा रही थी, तभी रूस ने हमला किया। रूस ने दावा किया कि हमले में 4 यूक्रेनी बोट नष्ट हो गए। पिछले हफ्ते में भी रूस ने बोट समेत
50 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। समंदर में रूस के हमले इसलिए भी तेज हो गए हैं क्योंकि पुतिन जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन के इस प्लान में ओडेसा भी एक अहम रास्ता बन सकता है, लेकिन यूक्रेन के ताजा हमलों में रूस को जिस तरह बड़ा नुकसान हुआ, उससे पुतिन समंदर में भीषण प्रहार कर रहे हैं और यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वॉर जोन से। रूस ने Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स में टायर लगाया। फाइटर जेट्स के पंखों को कार टायर से ढका है। यूक्रेनी ड्रोन के हमलों से बचाने की रणनीति की जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से दरअसल ये खुलासा हुआ है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है किस तरह से यूक्रेनी ड्रोन के हमले से बचाने की रणनीति हो रही है। तो वॉर जोन में अलग अलग तरीके से अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है और यूक्रेन इस वक्त और ज्यादा विध्वंसक होता चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो रूस को अपने न्यूक्लियर फाइटर जेट्स में कार टायर लगाना पड़ रहा है? इसके जरिए रूस क्या हासिल करना चाहता है? रूस की रणनीति क्या है? कार टायर से न्यूक्लियर जेट्स को क्या फायदा हो सकता है? क्या रूस की ये कवायद कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक के बाद की गई है? आइए आपको बताते हैं बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स। Tu-95 में कार टायर ड्रोन हमलों का दरअसल डर है। रूस ने परमाणु बम वर्षकों के जो पंखों पर कार टायर लगाया है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखों पर ये कार टायर लगाया गया है। सोराटोव एंगल्स 2 एयरबेस से आई तस्वीरों से ये बड़ा खुलासा किया हुआ है। Tu-95 फाइटर्स को यूक्रेनी ड्रोन हमलों से बचाने की कोशिश हो रही है। इन ड्रोन हमलों से बचाने की कोशिश हो रही है और कुर्स्क में कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया है। इसीलिए कोशिश है कि फिर से ड्रोन से अटैक न किया जाए। एक हफ्ते में दूसरी बार न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया है और बीते दिसंबर में एंगल्स 2 एयरबेस पर हुआ था ड्रोन अटैक, जिसके बाद से ये सचेत होने की कार्रवाई चल रही है। रूसी परमाणु बेड़े का अहम हिस्सा है Tu-95 न्यूक्लियर फाइटर और इसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। जंग के बीच पुतिन के सामने बड़ी चुनौती आ गई है और ये चुनौती है पुतिन के खतरनाक बॉम्बर को बचाने की, क्योंकि पुतिन के हैवी बॉम्बर जेलेंस्की के ड्रोन्स के टारगेट पर हैं। पुतिन के जो बॉम्बर यूक्रेन के निशाने पर हैं वो बहुत महंगे हैं, लेकिन पुतिन ने भी अपने बेशकीमती और बेहद कारगर बॉम्बर्स को बचाने के लिए रणनीति तैयार की है जो काफी हैरान करने वाली है। इसी पर ही रिपोर्ट देखिए। रूस का यह बॉम्बर तबाही का दूसरा नाम है। जंग के मैदान में रूसी बॉम्बर दुश्मनों के होश उड़ा देता है, लेकिन हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अपने घातक Tu-95 बॉम्बर्स को यूक्रेन के हमलों से बचाने के लिए नई रणनीति आजमा रहा है। यह खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। पहले रूस ने Tu-95 बॉम्बर को अलग अलग रंगों में रंगा था। अब रूस Tu-95 बॉम्बर की सुरक्षा के लिए कार के टायर का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल है कि आखिर रूस को अपने Tu बॉम्बर्स को छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल रूस Tu-95 बॉम्बर्स को यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में यूक्रेन रूसी विमानों और बॉम्बर्स को निशाना बना रहा है। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने रूस के 7 विमान तबाह कर डाले। चूंकि यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं, इसलिए रूस अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से बचाने के लिए नई रणनीति अपना रहा है। इसके पीछे विचार यह है कि टायर ड्रोन के प्रभाव को अवशोषित कर लेंगे, जिससे विमान को बड़ा नुकसान होने से रोका जा सकेगा। रूसी एक्सपर्ट्स का मानना है चूंकि टायर रबर से बने होते हैं,
ऐसे में जब कोई ड्रोन बॉम्बर के टायरों से टकराता है तो रबर ड्रोन के प्रभाव को बेअसर कर सकते हैं। इससे बॉम्बर के पंखों और दूसरे हिस्सों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है। रूस नई रणनीति के तहत यूक्रेन के ड्रोन्स को भ्रमित कर उसके हमलों को नाकाम करना चाहता है। उसके बाद Tu-95 बॉम्बर से यूक्रेनी ठिकानों को भस्म कर देने के लिए इन बम वर्षकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। रूस का Tu-95 एक स्ट्रेटेजिक हेवी बॉम्बर है। यह रूसी एयरफोर्स का खास बॉम्बर है। Tu-95 4 इंजन वाला बॉम्बर है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई से बमबारी करने में सक्षम है। परमाणु बमों के अलावा पारंपरिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कम दूरी की गाइडेड मिसाइल भी इस बॉम्बर की मदद से दागी जा सकती हैं। रूस के बेहद तेज रफ्तार से उड़ने वाले इस बॉम्बर से अमेरिका भी खौफ खाता है। यह सबसे ऊंचे बम वर्षकों में माना जाता है। इस बॉम्बर के बारे में कहा जाता है कि रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। ये बॉम्बर ज्यादातर दूसरे देशों में जाकर परमाणु बम गिराने के काम में लिए जाते हैं। Tu-95 बॉम्बर जंग के मैदान में हवाई तबाही मचाने में माहिर माना जाता है। Tu-95 साल 1956 में सोवियत वायुसेना के लॉन्ग रेंज एविएशन के साथ सेना में शामिल किया गया था। पहली बार इसका इस्तेमाल साल 2015 में किया गया था। रूस के Tu-95 बॉम्बर की कीमत 38 करोड़ के आसपास होती है। ऐसे में इतने कीमती बॉम्बर को पुतिन यूक्रेन के ड्रोन हमलों से तबाह होते नहीं देखना चाहते, इसलिए वो इसे जंग के मैदान में हर हाल में बचाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त युद्ध के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। युद्ध में स्लो ऑफेंसिव होने के आरोप पर यूक्रेन ने कड़ा जवाब दिया है। मीडिया और कमरे में बैठे एक्सपर्ट्स की साजिश है, ये कहा गया है। यूक्रेन पूरी क्षमता के साथ रूस को दे रहा है जवाब। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन के जो विदेश मंत्री है स्लो ऑफेंसिव पर ये बहुत बड़ा जवाब दिया है और कड़ा जवाब दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि मीडिया और एक्सपर्ट्स की ये साजिश है। ये यूक्रेन के विदेश मंत्री कह रहे हैं। पूरी क्षमता के साथ रूस को जवाब दिया जाएगा। और रूस यूक्रेन युद्ध के 1.5 साल बाद यूक्रेनी सेना पर स्लो ऑफेंसिव होने के आरोप लग रहे हैं। यानी युद्ध में यूक्रेन धीमी आक्रामकता दिखा रहा है, धीमे तरीके से पलटवार कर रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है। आपको बताते हैं कि युद्ध में स्लो ऑफेंसिव क्या है और यूक्रेन ने कैसे इसे खारिज किया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा का बहुत महत्वपूर्ण बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी क्षमता के साथ युद्ध लड़ रही है यूक्रेनी सेना। रूस को हर मोर्चे पर सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। स्लो ऑफेंसिव की बात मीडिया की देन है। स्लो ऑफेंसिव कमरों में बैठे एक्सपर्ट्स की राय है, यूक्रेन और सहयोगी देशों के मंत्रियों की राय नहीं है। धीमे जवाबी हमले पर यूक्रेन में कोई शिकायत भी नहीं है। स्लो ऑफेंसिव के आरोप यूक्रेनी सैनिकों का अपमान है। तो ये जवाब दिया है यूक्रेन पर जो आरोप लग रहे थे, फिर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इस तरह का जवाब दिया है। और आपको बता दें कि यूक्रेन में सिर्फ हथियारों की नहीं, सैनिकों की भी भारी कमी हो गई है। ज़ेलेंस्की ने भर्ती करने के लिए कमांडर्स को हटा दिया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो सका। सेना में भर्ती के लिए जोर जबरदस्ती की भी खबरें आई, लेकिन लगता है ज़ेलेंस्की नाकाम रहे। अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि सभी महिलाओं को सेना में योगदान देना होगा। सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा और जरूरत के हिसाब से युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। यह यूक्रेनी लड़कियों और महिलाओं का वर्तमान है और अब भविष्य कैसा होने वाला है यह भी देख लीजिए। जंग ने यूक्रेन की इन खूबसूरत महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। अब फैशनेबल कपड़ों की जगह इन्हें वर्दी पहननी होगी। मेकअप की जगह मिलिट्री गैजेट्स पहनना मजबूरी होगी।
यूक्रेन की लड़कियों ने भी अपने करियर को लेकर कई ख्वाब देखे थे, उसे पूरा करने की कोशिश में थी और कुछ कामयाबी भी हासिल कर चुकी थी। लेकिन अब सबको देश के लिए लड़ना होगा, इस लड़ाई का भागीदार बनना होगा। गोली भले ही चला ना सकें, लेकिन युद्ध के मैदान में किसी न किसी तरह से मदद करनी होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है। सभी लड़कियों को सेना में शामिल होना होगा। सिर्फ 60 साल से अधिक उम्र वालों को छूट है। सभी महिला डॉक्टर, नर्स को युद्ध में जाना होगा। महिलाओं को युद्ध की ट्रेनिंग लेकर मोर्चे पर जाना होगा। यूक्रेन की सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या फिर टीचर या कुछ और। अगर फिटनेस है और कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो सेना की जरूरत के हिसाब से काम करना होगा। सरकार ने ऑर्डर इसलिए जारी किया है क्योंकि अब बर्फबारी होने वाली है। बर्फबारी में युद्ध की रफ्तार थम जाती है। सैनिक मोर्चे से वापस बुला लिए जाते हैं, लेकिन युद्ध पूरी तरह थमता भी नहीं है। बर्फबारी के दौरान पुरुष सैनिक आराम करेंगे। सैनिकों को परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका दिया जाएगा। मामूली जख्मी सैनिकों का इलाज करवाया जाएगा। पुरुष सैनिकों को आराम मिल सके इसलिए अभी से महिलाओं की भर्ती शुरू कर दी गई है। ज़ेलेंस्की को अच्छी तरह पता है कि देश की ज्यादातर महिलाएं सेना में शामिल नहीं होना चाहती। यही वजह है कि यह नियम पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया है, यानी 18 से ऊपर और 60 से कम की सभी महिलाओं को युद्ध लड़ना होगा। जो महिलाएं लड़ नहीं सकती उन्हें सेना के दूसरे कामों में लगाया जाएगा। लेडी डॉक्टर और नर्स को सेना के अस्पतालों में भेजा जाएगा। महिलाओं को सेना के किचन में भी भेजा जाएगा। नेटो देशों से आने वाले हथियारों की देखरेख और उसको वॉर जोन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं को दी जा सकती है। यूक्रेन की फौज में अभी शामिल होने वाली महिलाओं को युद्ध के लिए ट्रेनिंग देना मुश्किल होगा, इसलिए महिलाओं को सेना के दूसरे कामों में लगाया जाएगा और पहले से मौजूद लेडी ब्रिगेड को युद्ध के मैदान में भेजा जाएगा। यूक्रेन में अब आर्मी में महिलाओं की तादाद 60,000 है। 5,000 सैनिकों को फ्रंट लाइन पर भेजा जा चुका है। 20,000 महिलाएं इस वक्त सेना की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। प्लान के मुताबिक सर्द मौसम आते ही यूक्रेन के रेगुलर सैनिकों को आराम दिया जाएगा और युद्ध की कमान महिलाओं के हाथ में दे दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुतिन और किम जोंग की होगी मुलाकात। जल्द हो सकती है पुतिन किम की मुलाकात। पुतिन से मिलने रूस जा सकते हैं किम जोंग। पुतिन किम की मुलाकात पर अमेरिका की नजर है। तो अब ये इस मुलाकात का इंतजार हो रहा है। देखिए जल्द इस मुलाकात पर आगे तस्वीरें सामने आएंगी। पुतिन और किम जोंग यानी उत्तर कोरिया और रूस दोनों मिलेंगे। क्या महाविध्वंसक बिसात बिछेगी? अब इस पर हम डिटेल में आपको बताते हैं। पुतिन किम की मुलाकात में हथियारों को लेकर बातचीत हो सकती है। आइए बिग वॉल के जरिए कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं कि कैसे पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर, इस महा मुलाकात पर है। पुतिन किम की मुलाकात में हथियारों को लेकर डील हो सकती है, बातचीत हो सकती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से हथियार सप्लाई पर सहमति बन सकती है, इस बात का अग्रीमेंट हो सकता है। मुलाकात के बाद वेपन सप्लाई शुरू कर सकता है नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन और किम के बीच अहम बातचीत होगी, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। पुतिन किम की मुलाकात पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की कड़ी नजर है कि क्या मुलाकात होती है तो फिर बात क्या होती है। अब आपको बताते हैं पुतिन किम की मुलाकात महाविध्वंसक क्या बिसात होगी। यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हो सकती है इसमें। आपको बता रहे नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 हथियार सप्लाई पर बात हो सकती है। नंबर 3 कोरियाई प्रायद्वीप में टेंशन है। और जो चौथी बड़ी बात है वो अमेरिका प्लस नेटो के खिलाफ बड़ी तैयारी की कोशिश हो सकती है दोनों ओर से। पांचवी बड़ी बात पैसिफिक में नेटो को मात देने की रणनीति बनाई जा सकती है। और छठवीं बड़ी बात जापान के खिलाफ बड़ी प्लानिंग सामने आ सकती है। तो तभी इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं
क्या ये जो खौफ है उसके बादल सामने आ रहे हैं? नॉर्थ कोरिया ने फिर से अपने एटमी विनाशकों का ट्रेलर दुनिया को दिखाया है। जानते हैं क्यों? अमेरिका को हद में रहने के लिए। लेकिन इसी बीच चीन ने भी सुपर पावर को एटमी वॉर की चेतावनी दी है। वजह थी ताइवान क्राइसिस। तो क्या इस बार पुतिन, जिनपिंग और किम का गठबंधन महाशक्ति अमेरिका के होश फाख्ता करेगा? क्या समंदर में वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा? देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े मुल्क सरेंडर कर देते हैं, जिसके डेडली वेपन दुश्मन के होश फाख्ता कर देते हैं, जिसके न्यूक्लियर विनाशकों का ट्रेलर सनसनी फैला देता है। नॉर्थ कोरिया के उसी तानाशाह ने फिर से बड़े धमाके को अंजाम दिया है। कोरियाई पेनिनसुला में किम का बारूदी कोहराम देखने को मिला है। तानाशाह किम की न्यूक्लियर तैयारी से जुड़ी खबरें सामने आई हैं। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया है कि प्योंगयांग ने एटमी अटैक वाली क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। ड्रिल के दौरान 2 न्यूक्लियर अटैक क्रूज मिसाइल फायर की गई। टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक के तहत मिसाइलों का टेस्ट किया गया। किम का मिसाइल ट्रेलर सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी है, क्योंकि कोरियाई पेनिनसुला में US आर्मी की मौजूदगी से किम खफा है। वहीं अमेरिकी फौज साउथ कोरिया के साथ लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही है। ऐसे में किम ने टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम देते हुए अपने विनाशकों की नुमाइश की। एक तरफ नॉर्थ कोरिया सुपर पावर की टेंशन बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान के मसले पर चीन ने अमेरिका को आंख दिखाई है। चीन की तरफ से धमकी दी गई है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर हम विनाशक हथियारों के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। मतलब ये कि यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में अदावत बढ़ चुकी है। ऐसे में किम और जिनपिंग ने पुतिन के साथ गठबंधन किया तो यकीन मानिए महाशक्ति अमेरिका की चौतरफा घेराबंदी होना तय है। और वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। डोनेट्स्क में सैनिकों के बीच जेलेंस्की पहुंचे हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों से मुलाकात की है जेलेंस्की ने। ग्राउंड कमांडर्स के साथ नई रणनीति बनाई गई है जेलेंस्की की ओर से। युद्ध में लगे जवानों को सम्मानित भी किया गया है। जेलेंस्की का ये डोनेट्स्क दौरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, उन्होंने जवानों से मुलाकात की, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। डोनेट्स्क दौरे के मायने क्या हैं आगे आपको बताएंगे, लेकिन युद्ध में जो जवान लगातार लड़ रहे हैं उनसे मुलाकात की है जेलेंस्की ने। आपको बताते हैं मायने क्या, आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के डोनेट्स्क दौरे के क्या अहमियत है। युद्ध के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है यूक्रेन की तरफ से। इसके अलावा फ्रंट लाइन पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया गया है उनकी तरफ से। मरीन कमांडर्स के साथ नए सिरे से युद्ध रणनीति बनाई गई है ताकि और ज्यादा कनेक्टिविटी हो। टैक्टिकल ग्रुप के साथ नए हमलों का प्लान भी तैयार किया गया है जेलेंस्की की ओर से। रूस के साथ बराबरी की लड़ाई दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। रूस के कब्जे से इलाकों को वापस लेने पर चर्चा भी हुई है कि कैसे हम वापस लेंगे। सैनिकों को सम्मानित करके देशभक्ति का जोश भी जेलेंस्की की ओर से भरा गया है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया, जिसमें कमांड पोस्ट पर हथियारों की स्थिति का जायजा भी लिया गया है कि वेपन्स किस तरह से हैं और आगे हमारी तैयारी क्या है। सर्दियां आने वाली हैं, ऐसे में यूक्रेन ने जबरदस्त तैयारी की है। जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री बदल दिया है, युद्ध नीति भी बदली है, जिसका असर ऐसा हुआ कि नए रक्षा मंत्री रुस्तम के आते ही क्रीमिया पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो गए। यानी नए रक्षा मंत्री रुस्तम ने धमाकेदार दस्तक के जरिए रूस को सीधा चैलेंज किया है। काला सागर धधकने वाला है, क्रीमिया पर रूस का दबदबा खत्म होने वाला है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट।
यूक्रेन का टारगेट नंबर 1 क्रीमिया पर अटैक दे दनादन। क्रीमिया पर कब्जे की सौगंध, ज़ेलेंस्की का पूरा होगा इंतकाम। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने ठान लिया है हर कीमत पर क्रीमिया पर कब्जा करना है, फिर चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। क्रीमिया को पाने के लिए यूक्रेन ने डबल लेवल प्लान तैयार किया है। पहले लेवल में रूस के शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक किए जाएंगे, जबकि दूसरे लेवल के तहत क्रीमिया पर उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी जब क्रेमलिन का पूरा फोकस रूस के शहरों को बचाना होगा। और इस प्लान की कमान यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव को सौंपी गई है। अब से यूक्रेन के लिए अटैक प्लान डिफेंस मिनिस्टर रुस्तेम बनाएंगे। उन्हें ओलेक्सी रेजनिकोव को हटाकर रक्षा मंत्री बनाया गया है। मैंने युद्ध के 550 दिन बीत जाने के बाद ओलेक्सी रेजनिकोव को हटाने का फैसला लिया है। मेरा मानना है कि यूक्रेन को अब नए तरीके से जंग लड़नी होगी, जिसके लिए काफी बदलाव जरूरी है। मुझे भरोसा है कि संसद नए रक्षा मंत्री के रूप में रुस्तम उमरोव को अपनी सहमति प्रदान करेगी। रुस्तम को ऐसे वक्त में रक्षा मंत्री बनाया गया जब यूक्रेन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, या तो कर जाओ या फिर मर जाओ। यानी यूक्रेन को अगर रूस का मुकाबला करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे रूस बैकफुट पर धकेला जा सके। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्रीमिया ही ऐसा टारगेट है जहां पर कब्जा करने का मतलब है रूस को जबरदस्त झटका। दरअसल रुस्तेम उमेरोव को रक्षा मंत्री बनाए जाने की वजह भी यही है, क्योंकि रुस्तेम क्रीमिया एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो लगातार क्रीमिया लिबरेशन स्ट्रेटजी पर काम करते आए हैं। क्रीमिया पर रुस्तेम के ब्लूप्रिंट पर नेटो ने भी भरोसा किया है। अभी तक रुस्तेम ब्लैक सी में यूक्रेन की सामरिक नीति को धार दे रहे थे। ग्रेन डील में भी रुस्तेम का बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। रुस्तम पर भरोसा जताना ज़ेलेंस्की का पिछले 17 महीनों में सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। इसका असर भी हुआ। जैसे ही रुस्तम डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए, उसी दौरान क्रीमिया पर कई हमले किए जाने लगे। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के तारखान कुट की ओर से फिदाइन हमला किया। एक बोट में 50 कमांडो सवार होकर क्रीमिया में सर्जिकल स्ट्राइक कर दाखिल होने की कोशिश की। दूसरी तरफ क्रीमिया पर एयर ड्रोन से भी हमला किया गया। साथ ही कर्च ब्रिज पर सी ड्रोन बटालियन अटैक करने के लिए जा पहुंची।